आद्या स्वाति के घर आकर अपने स्वाति के रूम में जाकर बात करने लगी। आद्या बोली, यार स्वाति मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसी क्या बात है जो मृत्युंजय मुझे बता नहीं राजा और उस बात के लिए उसने मुझसे शादी तक कर ली। ... और शादी सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए की है। और कौन है वो जिसने मुझे बदनाम करना चाहा है, और वो बॉस क्यों कॉलेज नहीं आ रहे, मुझे जानना था उनसे कि क्यों मेरे बारे में ये सब बातें बोली और किस किस को क्या क्या बोला है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं अपने कॉलेज में आज तक किसी को कुछ नहीं बोली, तो ये हमारे सीनियर्स क्यों मुझे बदनाम कर रही हैं। और मृत्युंजय का क्या रिश्ता है। आद्या बालों में हाथ देकर परेशान होकर बोली तो स्वाति बोली, यार तू मृत्युंजय सर से क्यों नहीं पूछ लेती। तो आद्या बोली, क्या लगता है तुझे नहीं पूछा होगा मैंने, पर वो तो मुझसे इतनी नफरत करता है कि कुछ भी बताना तो दूर मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। रश्ड फेस रिलीव्ड फेस स्mirk आद्या ने परेशान होकर कहा। स्वाति बोली, तो उसके घर वाले नहीं जानते तेरे और उसके बिग का सच। आद्या बोली, अपने घर वालों से भी वो कम ही बात करता है, और दूसरा वो सबसे सामने तो मेरे साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, किसी को भी उसके ऊपर डाउट्स नहीं है। वैसे भी उससे घर में कहने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब उसके आगे चुप रहते हैं। अभी माया चाची ने जरा सा उसे कुछ बोल दिया था तो उसने चाची को भी 2 मिनट में चुप करा दिया था। उस बदतमीज इंसान के आगे सब चुप रहते हैं, और उसकी माँ, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। उनको देखकर तो मुझे भी दया आती है कि ये कैसा इंसान है जिसे अपनी माँ से बोलने तक की फुर्सत नहीं है। स्वाति सारी बात सुनकर बोली, यार फिर कैसे पता करेंगे हम लोग, और तू कब तक उसका टॉर्चर बिना गलती के झेलती रहेगी। स्वाति परेशान होकर बोली। रश्ड फेस रिलीव्ड फेस फिर अचानक से खुश होकर बोली, ओए सुन न, तूने कहा कि मृत्युंजय सर सिर्फ और सिर्फ अपने दादी और दादी से डरता है, तो तू उनको सच बता देना। क्या पता दादी तुझे उसकी कैद से आज़ाद करवा सकें। ... तुझे क्या लगता है मैंने नहीं सोचा ऐसा, पर तू उसकी शर्त भूल गई। अगर गलती से भी मैंने किसी को भी सच बता दिया तो वो क्या कर देगा। आद्या परेशान और गुस्से से बोली। रश्ड फेस स्mirk। स्वाति गहरी सांस लेकर बोली, क्यों न तू कुछ ऐसा कर जिससे सच अपने आप दादी दादू को पता चल जाए और तुझे कुछ बताना भी ना पड़े, और मृत्युंजय तेरे घर वालों के साथ भी गलत नहीं करेगा। यार ऐसा क्या करें। स्वाति बोली, अब उसी के बारे में सोचेंगे, फिलहाल टाइम देख बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे जाना चाहिए। आद्या ने घड़ी में टाइम देखा और परेशान होकर बोली, ओ नो, अब वो राक्षस तो मुझे खा ही जाएगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मैंने ड्राइवर को भी भेज दिया। अब जल्दी से मुझे केव से जाना होगा, उसके आने से पहले मुझे घर जाना होगा। आद्या ने परेशान होकर कहा। रश्ड फेस फ्लश्ड एस्टोनिश्ड फेस रिलीव्ड फेस। स्वाति और आधा दोनों ने जल्दी से केव को बुलाया और कल कॉलेज में मिलने का बोलकर आद्या घर के लिए निकल गई थी। और इन सब में आद्या ये भी भूल गई थी तो आद्या को पता न चला उसने क्या पहना हुआ है। शाम के 7 बज चुके थे। मृत्युंजय आज जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसने आद्या के माप के हिसाब से कुछ डिजाइनर को घर पे कपड़े लेके आने को बोला था। वो लोग आद्या का ही वेट कर रहे थे। मृत्युंजय भी सबके साथ बाहर डाइनिंग हॉल में बैठकर आद्या का ही वेट कर रहा था। आद्या जल्दी से केव से घर पहुंची और अंदर आई। वो कैसे ही घर के अंदर घुसी उसकी नज़र हाल में बैठे सभी लोगों पे पड़ी। आद्या की डर से हालत खराब हो गई थी जब उसने सामने मृत्युंजय की बैठे देखा। एस्टोनिश्ड फेस फ्लश्ड। उसका गला सूखने लगा था। उसने डर और घबराहट से अपने निचले होठ को दबा लिया। आद्या नजरें नीची करके अंदर आई। अंदर आते ही माया चाची और शांति बुआ दोनों बोली, लो देख लो माँ, अपनी लाडली पोती बहू को और मीरा भाभी की बहू को, इसको छूट मिलते ही क्या गुल खिला रही है।
हम लोग मृत्युंजय के साथ कब से इसका इंतजार कर रहे हैं और ये मैडम अपना फ़ोन बैंड करके कब की पता नहीं कहाँ घूम रही। इसका कॉलेज तो 4-5 बजे तक बंद हो जाता है, तो मैडम अब तक कहाँ थी? और ज़रा ड्रेस देखी कहाँ से, ये किसी शरीफ घर की बहू लग रही है। ये पसंद है मृत्युंजय तुम्हारी, जिस लड़की को घर की मन मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इसके लिए तुम हम सब लोगों से पिछले 1 घंटे से इंतजार करवा रहे हूँ। चाची ने मृत्युंजय की ओर देखकर कहा। पाउटिंग स्मर्क। मृत्युंजय ने एक जलती सी नजर आद्या पे डाली। पाउटिंग दिल फायर और कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलने लगा। क्या हुआ है इसके कपड़ों को? मुझे तो कहीं से भी गलत नहीं लग रहे। आखिर हमारे घर की बेटियां भी तो यही कपड़े पहनती हैं, और फिर ये भी तो इस घर की बेटी ही है। मत भूलो, हमने कभी बहू और बेटी में फर्क नहीं किया। तुमको भी तो शांति बेग जितनी आज़ादी दी थी हर चीज़ में, तो आज तुम आद्या को कैसे गलत ठहरा रही हो? दादी ने माया चाची को गुस्से से बोला। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स। और शांति, तुमसे तो क्या ही कहे, तुम तो कभी नहीं सुधर सकती। तुम्हारी जुबान और तुम्हारी हरकतों से कोई तुमको नहीं कह सकता कि तुम हमारी बेटी हो। कितना ही समझा लो, तुम नहीं बदलने वाली। पर आज आखिरी बार समझा रही हूँ, तुमने आज के बाद आद्या को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और अगर फिर भी तुम भूल जाओ तो मैं तुमको याद दिलाकर घर से वापस तुम्हारे घर भेजने में टाइम नहीं लगाऊंगी। ... और छाया, तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है? दादी ने बेहद गुस्से से कड़कते हुए दोनों को सख्त हिदायत देकर कहा, और फिर आद्या के पास आकर उसके सिर पे हाथ फेरकर बोली। बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो, और किसी का बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम कनक और मुदिता से अलग नहीं हो, और कॉलेज के लिए तुम अपने हिसाब से कपड़े पहना करना, न कि दूसरों के हिसाब से। आद्या दादी से बोली। दादी, वो मैं कॉलेज से सीधा घर आ गई, इसलिए चेंज करने का टाइम नहीं मिला, और बीच में मुझे काम से स्वाति के घर जाना पड़ा, और वही मेरा फ़ोन ऑफ हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। सारी दादी, आद्या ने आंखों में आंसू भर कर कहा। दादी ने आद्या के आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, और ड्राइवर ने भी बोला कि तुमने उसके बोला कि तुम घर चली जाओगी अपने आप, इसलिए हम सब चिंतित थे कि तुम कहाँ हो। ऊपर से जय भी जल्दी से गया तुम्हारे कपड़े जो दिलवाने थे। पर आगे से कहीं जाओ तो एक बार घर बता दिया करना, ताकि हम लोगों को चिंता न हो। दादी ने कहा तो आद्या ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा था। उसके बाद दादी ने उसे अपने साथ बिठाया और उसके लिए कुछ कपड़े निकालने लगी। थोड़ी देर में ही आद्या के लिए कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे। दादी ने उसे अंदर जाकर ट्राई करने को कहा। वहीं मृत्युंजय अपने रूम की ओर जाते जाते बोला, मेरा डिनर रूम में भिजवा देना, मुझे काम करने हैं। आद्या चेंज करके अपने रूम में सा गई। वो जानती थी कि मृत्युंजय उसे जरूर परेशान करेगा, इसलिए फिलहाल वो जल्दी से चेंज करके बाहर रूम में देखने लगी। मृत्युंजय अभी रूम में नहीं था, वो चुपचाप बिना आवाज किए रूम से निकल गई। सब लोग डिनर करने आ रहे थे। आद्या कनक के साथ बातें कर रही थी, वहीं शिवाय और मुदिता भी आ गए, लेकिन मुदिता ने आद्या ने बात किए बगैर अपनी चेयर पे जाके बैठ गई। सब लोग डिनर करने लगे। आद्या ने कनक बोली, भाभी मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप रूम में आना खाने के बाद। तो आद्या बोली ठीक है। सबका खाना हो गया था तो दादी ने आद्या से कहा, आद्या बेटा तुम्हारा हो गया है तो तुम जय का खाना भी लेती जाओ अपने रूम में। आद्या तो रूम में जाना ही नहीं चाह रही थी, पर दादी के कहने पे वो रूम में खाना लेकर गई। इस टाइम मृत्युंजय बाहर आने को ही हो रहा था, तब तक आद्या खाना लेकर पहुंच गई। मृत्युंजय ने उसको देखा और गुस्से से खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया, साथ में आद्या को भी ले आया। आद्या की जान सूख रही थी। तभी मृत्युंजय का फोन बजा। वो फोन उठाकर बात करने लगा।
तभी आद्या दबे पांव वहां से निकलने को हुई कि पीछे से मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। आद्या पीछे से मृत्युंजय के सीने से लगी हुई थी। मृत्युंजय फोन पे बात तो कर रहा था पर उसके चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशन थे। पाउटिंग 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 पाउटिंग, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आद्या मन ही मन बोली, अब फिर से ये आग उगलेगा, फायर फायर। मृत्युंजय ने पीछे से ही आद्या को पकड़े हुए था। वो अभी भी फोन पे बात कर रहा था। दूसरी ओर आद्या उससे छुटने के लिए कोशिश कर रही थी पर मृत्युंजय के मजबूत बाजुओं से बाहर निकल पाना आद्या के लिए आसान नहीं था। मृत्युंजय ने अपना फोन काटा और गुस्से में बेड पे फेंक दिया। दूसरी ओर आद्या अभी भी मृत्युंजय की बाहों से आज़ाद होने के लिए कोशिश में लगी हुई थी। मृत्युंजय ने गुस्से में और जोर से उसे अपने करीब कर लिया और गुस्से में उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही मुझसे दूर होने की। पाउटिंग पाउटिंग, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आद्या अभी उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी मृत्युंजय ने एक झटके में आद्या को अपनी बाजुओं से आज़ाद करके घुमाकर उसका चेहरा अपने चेहरे पे पास कर लिया। अब आद्या और मृत्युंजय दोनों का चेहरा एक दूजे के सामने था। मृत्युंजय के चेहरे पे इस टाइम साफ साफ दिख रहा था कि वो इस टाइम बहुत गुस्से में है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। पाउटिंग पाउटिंग, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। एक बार को आद्या ने उसके चेहरे को देखा और उसके चेहरे को देखकर आद्या को डर लग गया था पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर कर कहा, छोड़ो मुझे मृत्युंजय। वो इतना भी बहुत धीमे से बोल पाई थी क्योंकि इस टाइम उसके चेहरे पे आ रहे भावों को देखकर आद्या कुछ न बोल पा रही थी। आद्या की बात पे मृत्युंजय ने कोई ध्यान न दिया और उसके चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाकर बोला, हाँ तो मिसेज राठौर बोलो, किस पुराने आशिक के लिए इतना झोल करके घर पे झूठ बोल रही थी? किससे मिलने के लिए तुम इतनी उतावली हुई जा रही थी कि ये भी भूल गई कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम्हारा ससुराल है और सबसे बड़ी बात तुम्हारा पति भी है जो तुमसे बहुत नफरत करता है। कैसे भूलकर ये सब तुम वापस वही करने चली गई जो तुम शादी से पहले करती आई थी? मृत्युंजय ये सब बहुत गुस्से में बोल रहा था। पाउटिंग पाउटिंग, ये सब देखकर आद्या की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। रिलीव्ड फेस, फ्यू फ्यू। मृत्युंजय वापस बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम आखिरी नहीं सह पाई न दूरी? 4 दिन भी जो शादी के बाद जैसे ही घर से निकली तुरंत पहुंच गई अपने पुराने कामों को करने, रह नहीं पाई न उन आदतों से दूर। तभी तो सारी चीजें एक तरफ करके बस जल्दी से इतने दिनों की तुम्हारे अंदर की जो तड़प थी उसे दूर करने के लिए निकल गई अपने नए और पुराने सभी आशिकों से मिलने। पाउटिंग पाउटिंग। मृत्युंजय ने ये सब इतने गुस्से से कहा कि उसे गुस्से में ये भी याद नहीं रहा कि आद्या की कमर पे उसकी घड़ी के चुभने से हल्का हल्का खून रिश्ते लगा है। आद्या को दर्द हो रहा था पर आद्या को शरीर के दुख से ज्यादा मन का दुख हो रहा था। उसे मृत्युंजय की बातों ने इस कदर तोड़ दिया था कि उसे अपना दुख फील ही नहीं हो रहा था। उसके कानों में बस मृत्युंजय की बातें ही सुनाई दे रही थीं। वो कहना चाह रही थी, वो सच बताना चाह रही थी पर मृत्युंजय की बातों ने जैसे उसके होठ ही सिल दिए थे। उससे कुछ बोला नहीं गया। तभी मृत्युंजय वापस बोला, तुमने आज जो किया है न वो वापस न हो, उसके लिए मैं अब पहले से भी ज्यादा अलर्ट होऊंगा। तुमको तुम्हारे आशिकों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हारी हर जरूर पूरी करेगा। इतना कहके मृत्युंजय ने आद्या की कमर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। आद्या को उसका इस तरह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मृत्युंजय वापस उसके कान के पास अपने चेहरे को ले जाकर अपनी रफ टफ मगर धीमी आवाज में बोला, आई होप आगे जो होगा उसे तुम एंजॉय करोगी और तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो सकेंगी और इस तरीके से तुमको अपने शरीर की प्रदर्शनी नहीं लगानी पड़ेगी। और आज ये लास्ट था, इसके बाद तुम बिना मेरी मर्जी के सांस भी नहीं के पाओगी। किसी से मिलने जाना तो दूर की बात, मेरी मर्जी के बगैर तुम घर के बाहर कदम भी नहीं रखोगी, समझी? पाउटिंग पाउटिंग, फायर फायर।
आद्या ने सोचा भी नहीं था कि मृत्युंजय उसे इतना दुख और दर्द देगा, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। उसकी गलती बस इतनी है कि वो बिना बताए स्वाति के पास चली गई और वहाँ उसका फ़ोन बंद हो गया था। तो क्या उसका फ़ोन बंद हो गया इसीलिए मृत्युंजय उसे शक की नज़र से देखकर इतना हालत बोल रहा है? क्या वो उस पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकता कि एक बार उसकी पूरी बात सुन सके? आद्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मृत्युंजय ने आद्या के चेहरे को गुस्से से देखा और देखकर उसे अपनी गोद में उठाया और बिना पलक झपकाए आद्या को लेके बेड पे आ गया और आद्या को वही बेड पे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास लाकर बोला, तो बताओ कहाँ से शुरू किया था उसने? पहली बार कहाँ टच किया था? बोलो। मृत्युंजय के इतना बोलते ही आद्या दर्द से तड़प उठी, लेकिन फिर भी इस बार हिम्मत करके बोल गई, मृत्युंजय मैं स्वाति के साथ उसके घर पे थी और वही मेरा फ़ोन बंद हो गया था। आद्या ने डरते हुए अपनी बात कही, पर मृत्युंजय ने उसकी बातों को सिरे से नकारते हुए कहा, वाह कितनी अच्छी बात है कि तुम कहानी बहुत अच्छी बना लेती हो, पर मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतना भी तुम्हारी बेकरारी को भांप न सकूं। और स्वाति के घर जाने वाला झूठ तो तुम शादी से पहले भी बोलती होंगी न अपने घर वालों से? आद्या बोली, मैं सच बोल रही ही मृत्युंजय, तुम चाहो तो अभी स्वाति से पूछ सकते हो। आद्या बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मृत्युंजय उसकी बात को इग्नोर करके गुस्से में और भी ज्यादा जोर से उसके हाथों की दोनों कलाइयों को बिस्तर पे अपने हाथों के नीचे दबाते हुए दांत पीसकर बोला, ये स्वाति नाम का कार्ड तुम मेरे आगे न फेंको और ये भोली बनने का नाटक कहीं और करना। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर। मृत्युंजय ने पूरी ताकत लगाकर आद्या की कलाइयों को दबाया हुआ था। आद्या के हाथों में निशान उभार आए थे, पर मृत्युंजय को जैसे होश ही नहीं था। वो आद्या के चेहरे पे गुस्से में अपनी गर्म सांसों को लेते हुए बोल रहा था। बोलते बोलते मृत्युंजय आद्या के चेहरे के बेहद करीब आ गया था। दोनों की सांसें एक दूजे से टकरा रही थीं, दोनों के होंठों में इंच भर का भी फर्क नहीं था। आद्या से मृत्युंजय ने एक पल के लिए अपनी नज़र मिलाई और बिना उसकी ओर देखे अपने होंठ आद्या के नाजुक गुलाब की अधखुली पनखुड़ी जैसे होठों पे अपने होठ रख दिए थे। मृत्युंजय आद्या के नर्म नर्म होंठों को बेतरतीबी से चूमे जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से आद्या के हाथों को दबाया हुए था और पूरी ताकत के साथ आद्या के पैरों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बहुत देर तक आद्या के होंठों को चूमे ही जा रहा था। आद्या की सांसें तेज होने लगी थी, उसके ऊपर मृत्युंजय का पूरा भार होने की वजह से उसका दम घुटने लगा था। तभी मृत्युंजय ने उसको छोड़ दिया था। आद्या बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। एक पल को तो मृत्युंजय ने अपना इरादा बदल दिया था, पर अगले ही पल आद्या को नॉर्मल होते देख वो वापस आधी पे झुकाकर उसके सीने पे किस करने लगा। सीने पे किस करते करते वो आद्या की कॉलर बोन पे किस करने लगा था। वो जहाँ जहाँ भी आद्या को किस करता वहाँ वहाँ आद्या के लाल निशान बन जाते, पर मृत्युंजय ने जैसे ध्यान ही न दिया हो, वो तो बस आद्या को दर्द ही दिए जा रहा था। मृत्युंजय ने जगह जगह आद्या के जिस्म पे लाल रंग के निशान बना दिए थे और लोगों की नज़रों में तो ये पति पत्नी के रोमांस और प्यार की निशानियां ही लगती, पर आद्या के लिए तो ये सब एक सजा थी बस। मृत्युंजय के गुस्से और उसके दिए दर्द को आद्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो आद्या धीरे से बोली, प्लीज मृत्युंजय लीव मी, इट्स हर्टिंग मी। आद्या का इतना कहना था कि मृत्युंजय ने पता नहीं क्या सोचा और उसने आद्या के शरीर को छोड़ दिए था। उसने आद्या के ऊपर से अपनी पकड़ कम कर दी थी और करवट बदल के दूसरी ओर मुंह करके लेट गया था। आद्या भी दूसरी ओर करवट बदल कर लेट गई थी, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे और मृत्युंजय के बजते फोन से आद्या की नींद खुल गई थी। उसने बगल में सोए मृत्युंजय पे एक नज़र डाली, फिर उसके फ़ोन को साइलेंट करके अपने फ़ोन में टाइम देखा। वो बेमन से बिस्तर से उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। दूसरी ओर मृत्युंजय के फ़ोन पे मैसेज आया, भाई वो उन चारों लड़कों में से एक आपसे मिलना चाहता था।
अगर आप फ्री हो तो बता देना, वो उसी टाइम आपके पास आ जाएगा। फोन में आ रहे मैसेज से मृत्युंजय की नींद खुल गई। उसने फोन उठाकर मैसेज रीड किया और कुछ टाइप कर दिया। आद्या नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी। वो अपने गीले बालों को सुखाने के एवज में बालकनी में आ गई थी। वैसे भी कमरे में उसका दम घुट रहा था। मृत्युंजय ने अपने पास वाली जगह को देखा, फिर बालकनी के खुले गेट की ओर नजर गई। वो समझ गया था कि आद्या इस टाइम बालकनी में है। मृत्युंजय ने आद्या का फोन उठाया और आश्चर्य से बोला, क्या बात है, ये लड़की दिखाती तो बहुत शरीफ है, अपने आप को फोन में लॉक नहीं लगा के रखा। मृत्युंजय ने भौहें सुकोड़ते हुए कहा, स्मर्क स्मर्क। उसने आद्या के फोन में कुछ किया और वापस उसी जगह रख दिया और खुद भी वॉशरूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने जिम वाले रूम में चला गया था। आद्या धीरे से रूम में आई। उसने चारों ओर देखा, उसे मृत्युंजय कहीं न दिखा। तब तसल्ली करके वो रूम के अंदर आए और फोन में टाइम देखा, 7 बज चुके थे। वो बेमन से ही सही लेकिन रूम से बाहर आई और अपनी साड़ी के पल्ले को सिर पे रखते हुए सीधा मंदिर के अंदर आ गई, जहां दादी दादू दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। आद्या ने आकर दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दादी दादू दोनों एक साथ बोले, बेटा तुम इतनी जल्दी तैयार होकर आ गई, अभी तो सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे। नमन, शिवाय और मृत्युंजय ये तीनों जिम कर रही होंगे। और बात करें हमारी दोनों राजकुमारियों की तो वो दोनों अभी सो रही होंगी, और तेरी चाची वो तेरिश पे तेरी बुआ के साथ योग कर रही होंगी। और मीरा और तेरे ससुर जी वो लोग अभी अपने रूम से नहाकर बाहर आते होंगे। फिर तेरे ससुर, मैं और तेरे चाचा थोड़ी देर लॉन में बैठकर मृत्युंजय की तारीफों से भरे बिजनेस न्यूज पेपर को पढ़ेंगे। तो बेटा सब लोग अपने हिसाब से बाहर आते हैं तो पूजा का टाइम बस तेरी दादी के पास ही है। हाँ, कभी कभी तेरी सास मीरा आ जाती हैं, पर कभी कभी वना तो बस सब आरती लेने ही आते हैं। दादू ने आधा की ओर देखकर कहा। आद्या बोली, दादू मैं बचपन से ही 4 बजे उठने की आदी हूँ। मेरे घर में सभी 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद सब एक साथ पूजा करते हैं, उसके बाद सब अपने अपने काम करते हैं। तो बस इसलिए मुझे जल्दी उठकर पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करने की आदत है। दादी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। रामकिशन और जानकी जी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब तो बेटा तुमको देखकर ही लगता है कि तुम ही मेरे मृत्युंजय को परिवार में प्रेम से रहना सिखाओगी। तुम ही मेरे बच्चे के मन से वो नफरत और गुस्सा निकलोगी और एक दिन मृत्युंजय के साथ बैठकर इस मंदिर में सभी पूजा करेंगे। दादी ने आश भरी नजरों से देखा और पूजा की थाली आद्या को दे दी। आद्या ने फीका मुस्कुराकर आरती की थाली ली और पूजा करने लगी। दादी और आद्या ने आरती करके भगवान का आशीर्वाद लिया और दादू को प्रसाद दिया और उसके बाद पूजा की थाली भगवान के चरणों में रखकर बाहर आ गईं। दादी ने आद्या से बोला, आओ बेटा बैठकर कुछ बात करनी है तुमसे, और ऐसा बोलकर उन्हें नौकर को लाइट स्नैक्स और जूस लाने को कहा। आद्या और दादी अभी दोनों अकेली बैठी थीं, तभी दादी आद्या के गले पे दिख रहे निशानों को हल्का सा देखकर बोली, बेटा हमें बेहद खुशी है कि जय आपको बहुत प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात आपके रिश्ते में बढ़ते प्यार को देख हमें बहुत खुशी होती है। पर बेटा कभी कभी खुशियों को अपने ही नज़र दे देते हैं, तो अपने प्यार की गवाहियों को लोगों की नज़रों में आने से बचना चाहिए। हमारे कहने का मतलब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आद्या ने कुछ न बोला, बस हल्के से गर्दन हिला दी। पर आद्या अंदर ही अंदर बोली, दादी अब आपको कैसे बताऊं कि ये मेरे प्यार की निशानियां नहीं, आपके पोते की बदतमीजियों की निशानियां हैं, जो वो मेरे साथ हर रात परेशान करने को बदतमीजी करता है। आद्या के शरीर पे नीले निशान बन गए थे जगह जगह। सबसे ज्यादा गहरा निशान उसकी कॉलर बोन पे थे, जो सबसे ज्यादा उभर कर दिख रहा था। दादी ने आद्या को खामोश देखा और कहने लगी, जाए जय के लिए फ्रूट जूस ले जाए, और आपको भी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। शादी के बाद एक लड़की में काफ़ी बदलाव आते हैं, तो अपना ध्यान रखना चाहिए।
आद्या मुस्कुराई और किचन से फ्रूट जूस ले जाने लगी तो नौकर बोला, मेम जय सर सुबह सुबह पहले जूस नहीं प्रोटीन शेक लेते हैं उसके बाद जूस। आद्या उसकी बात सुनकर बोली, पहली बात तो ये कि आप मुझे भाभी या दीदी बुलाया करो, दूसरी बात मुझे बताना किसको क्या पसंद है। श्याम जो घर का नौकर था वो बोला, भाभी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी की बीबी हो, आपके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं है। मीरा मेम की तरह और दादी और कनक दीदी शिवाय भैया और नमन भैया सबकी तरह ही हो आप भाभी, बस माया मेम और मुदिता और शांति बुआ सबसे अलग हैं। आद्या ने उसकी बात सुनी और बोली, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस सब अपने कर्मों से बड़े होते हैं। वैसे भैया एक बात बताओ, आपके ये मृत्युंजय भैया क्या सबसे गुस्से में ही बात करते हैं या किसी से प्यार से भी करते हैं? श्याम बोला, भाभी मुझे आए हुए 10 साल हो गए हैं और मैंने भैया को इसी तरह देखा है, किसी से ज्यादा नहीं बोलना, बस कभी कभार दादी और दादू से बैठकर बात कर लेते हैं और शांति बुआ का कभी कहना नहीं टालते। उन तीनों के अलावा अगर किसी से बोलते हैं तो वो हैं उनकी दोनों बहनें मुदिता और कनक, पर उनके आगे भी थोड़ा कड़क ही रहते हैं। और शिवाय भैया और पुलकित भैया की तो बोलती ही बंद हो जाती है उनके आगे। आद्या ने गहरी सांस ली फिर बोली, अच्छा अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर आद्या अपने रूम में आई और बालकनी में बैठे मृत्युंजय के पास ट्रे रख करने लगी और मन ही मन बोली, इसकी नौकर नहीं हूं मैं जो इसकी सेवा और करूं। स्मक स्मक ये मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं रखता। स्मक स्मक पाउटिंग पाउटिंग। आद्या ने वहां से 2 कदम ही लिए होंगे तभी मृत्युंजय की आवाज आई, आद्या डॉट 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 आज से मेरे लिए खाना तुम बनाओगी और मेरे खाने पीने के सारे काम तुम करोगी, और हाँ मैं कभी भी आया करूंगी, मेरी ब्लैक कॉफी तुम मेरे लिए बनाओगी। मृत्युंजय ने आदेश देते हुए बिना आधा की ओर देखे कहा। तो आद्या गुस्से में बोली, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, और जब तुम्हारे घर में इतने नौकर है तो मैं क्यों बनाने लगी तुम्हारे लिए खाना। मुझे अपनी कुक समझने की गलती मत करना, तुम्हारा खाना पीना जो पहले करते थे वो करेंगे समझे। आद्या भी गुस्से में बोली। तो मृत्युंजय बोला, आधे घंटे में अपने कॉलेज लिए तैयार होकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, और मैं किसी काम में देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना बोलकर आद्या को देखे बिना रूम में चला गया।